हेलो स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको बायोम्स बता दिए थे। बायोम में मैंने बता दिया था कि मेजर 6 जो बायोम है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आप पढ़ लें, बता दिया था मैंने, एक्सप्लेन कर दिया था। बायोम के बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो नो एबायोटिक बायोटिक दोनों होते हैं। पहले हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे, एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स आपके बुक। हालांकि फैक्टर्स को देखा जाए तो कई सारे फैक्टर्स हैं बायोटिक्स जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी इकोलॉजी को, किसी भी जगह के इकोलॉजी को या बायोम कह सकते हैं हम उसको, किसी भी जगह के बायोम को मतलब इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है वो। अब वो कौन कौन से बायोटिक फैक्टर एक बार नाम बता देते हैं सबका, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको दैट इज कॉल्ड मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस in both plants as well as animals. Temperature affect body physiology, metabolism, sex ratio, coloration, pigmentation, photosynthesis, so many processes. This is the reason that temperature is most relevant environmental factors. After temperature, next one is water. After temperature, next one is water, because water is essential for survival of life. The places where abundance of water is or plenty of water is available, life is good, or plant life is luxuriant, animals life also have many chances for their survival. So next one is water. After water, third environmental factor is light. As you know, light is major or main source of energy on this earth. In our ecosystem, energy entered in our ecosystem in the form of light. Plant convert it in solar energy into chemical energy, as you know. So light is also important abiotic factor. After light, next one is soil. These 4 abiotic factors are given in your NCERT. Beside this, next one is precipitation or rainfall. Precipitation, or you can say that rainfall. Humidity, it also maintain humidity. Okay, next one is wind. Next one is altitude. And so many all. These are environmental factor that influence life in a particular geographical region. ये environmental factors जो होते हैं ये किसी भी जगह की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस जगह की लाइफ के लिए ये डिटरमाइनिंग फैक्टर का काम करते हैं। इनमें से टेम्परेचर है, आइए एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ ये 4 दे रखे हैं। हम ये 4 को मैं तो ये सब इन तीनों को भी एक्सप्लेन करूँगा, कई सारे हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर देखा जाए तो, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये 4 दे रखे हैं, आप 4 पढ़ लीजिएगा। बाकी के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट, टेम्परेचर। एज यू नो, टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। टेम्परेचर के आधार पर आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स की 2 कैटेगरी होती है, प्लांट की भी। हालांकि प्लांट में ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग में प्लांट को तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, अभी बताएंगे उसको भी। एनिमल्स की देखते हैं कौन कौन सी 2 कैटेगरी है। एज यू नो, फर्स्ट वन इज एस्टिनोथर्मल, एंड नेक्स्ट वन इज यूरिथर्मल। अब होता क्या है, एस्टिनोथर्मल organism that survive in narrow range of temperature. Astinothermal means survive in narrow range of temperature, and eurythermal survive in wide range of temperature, means
अब एस्टिनोथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पोलर बियर का नाम सुना होगा। पोलर बियर अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ रहेगा, मतलब पोलर रीजन में या आर्कटिक रीजन में रहेगा। उसको टेम्परेचर हरदम माइनस में चाहिए, अगर प्लस टेम्परेचर या 0 तक भी आ गया ही कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज उनकी बॉडी जो है या उसकी बॉडी जो है उसी के लिए एडेप्टेड है, सील उसी के लिए एडेप्टेड है। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रोन इन कनाडा एंड जर्मनी ड्यू टू टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज। पोलर बियर, स्नो लेपर्ड कैन नॉट सर्वाइव इन केरला रीजन या फॉरेस्ट ऑफ केरला रीजन बिकॉज दैट कैन नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। आपने पढ़ा होगा कि केवलादेव बर्ड सेंचुरीज भरतपुर में साइबेरियन क्रेन आते हैं, साइबेरिया के ग्रासलैंड से आते हैं, बिकॉज देयर विंटर इज टू कोल्ड दैट क्रेन कैन नॉट सर्वाइव, क्रेन कैन नॉट टॉलरेट दैट टेम्परेचर। तो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चले आते हैं। हिमालयन बर्ड्स माइग्रेट इन प्लेन एरियाज व्हेन स्नोफॉल अकर्स इन हिमालयन रीजन और माउंटेन रीजन। तो ये रीजन यही होता है कि वो नैरो रेंज के टेम्परेचर में ही सर्वाइव होते हैं, वाइड रेंज में सर्वाइव वो नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाई में एडेप्टेड हैं तो नैरो में नहीं रह सकते। अब कैमल को हम ले जा करके आर्कटिक रीजन में रख दें, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनके लिए इनकी बॉडी में कुछ एडेप्टेशन होते हैं, एडेप्टेड बिहेवियर होता है। एक आपने नाम सुना होगा एलेंस रूल। एलेंस रूल ये कहता है द एनिमल दैट फाउंड इन पोलर रीजन हैज शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज लाइक ईयर, स्नाउट, पाम। जो कोल्डर रीजन में रहते हैं उस एनिमल की बॉडी की साइज बड़ी होती है, लेकिन उनके एक्सट्रीमिटीज यानी कि ईयर, पाम, नो, स्नाउट ये जो होते हैं छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ से हीट लॉस होता है। या ये भी पूछा जाता है कि वाई स्मॉलर एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन, बिकॉज छोटे एनिमल हैं। अब ये छोटे एनिमल्स हैं तो इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग में वॉल्यूम जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अमीबा है जैसे, अब इसका एक्सपोज्ड एरिया बहुत ज़्यादा है, एक्सपोज्ड एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण अब इसके चारों तरफ से इसके ऊपर कोल्ड पड़ेगा, जिसके कारण इसकी बॉडी उस रीजन में सर्वाइव नहीं मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इनके बॉडी के सारे एनर्जी इसको मतलब हीट प्रोडक्शन में खर्च हो जाएगी। यही रीज़न है कि स्मॉलर रीजन कोल्ड कंट्रीज में या कोल्डर रीजन में स्मॉलर एनिमल्स नहीं पाए जाते हैं। जितने भी कोल्ड रीजन के एनिमल्स होते हैं एलेंस रूल के अकॉर्डिंग में, उनकी बॉडी के ह्यूज साइज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैटी लेयर्स होता है। वो फैटी लेयर फैटी स्किन होता है जो हीट से उसकी प्रोटेक्शन करता है। हीट लॉस जिस रीजन से होते हैं उस पार्ट में उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर लॉस कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। उनके लिम्स भी छोटे होते हैं ताकि टेम्परेचर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ये एस्टिनोथर्मल होते हैं। यूरीथर्मल में क्या होता है, मतलब इन कहने का अर्थ ये हो गया कि इनकी बॉडी की ऐसे एडेप्टेशन होती है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ये सर्वाइव करेंगे, वाइड रेंज में नहीं कर सकते। जैसा हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाने वाले आर्ची बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करते हैं, बिकॉज दे हैव ए स्पेशलाइज एंजाइम लाइक टॉक पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस का नाम सुना होगा, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टॉक पॉलीमरेज। टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वेटिकस। पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है या डीएनए इलोंगेशन करने के काम आता है। हम भी यूज करते हैं इसको पीसीआर में। हाई टेम्परेचर पे ये 100 डिग्री तक के टेम्परेचर में ही एक्टिव होता है, जबकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो होते हैं वो 42 के बाद धीरे धीरे इनएक्टिव होते होते 45 तक काम करना बंद कर देते हैं। तभी तो हमारे फीवर में अगर 45 टेम्परेचर हो जाए तो मतलब डेथ हो जाती है। रीज़न यही है, हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स काम करना और हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया में जो टॉक पॉलीमरेज है आर्ची बैक्टीरिया में पाई जाने वाला 100 डिग्री तक एक्टिव रहता है। यही नहीं है, ऑसिलेटोरिया में भी होता है। ऑसिलेटोरिया को थर्मल एल्गी कहते हैं, वो भी उसमें भी पाया जाता है एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होता है। तो ये सब एस्टिनोथर्मल होते हैं। यूरीथर्मल में क्या होता है कि इनकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। अब क्या चेंजेज होते हैं जो ये अपनी बॉडी को सर्वाइव कराते हैं। जैसे ह्यूमन के बॉडी में हमारी मेटाबॉलिज्म ऐसी होती है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म ऐसी होती है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटनिंग करती है। स्वेटनिंग के लिए क्या होगा, एक चीज़ और भी होता है हमारे बॉडी के अंदर या यूरीथर्मल के अंदर क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। थर्मो रेगुलेशन होता है।
अब ये थर्मोरेगुलेशन कैसे होगा? एक तो हमारे बॉडी के अंदर पढ़ा होगा आपने, हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। अब वो मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? तो मेंटेन करने के लिए क्या करेगा कि जब बाहर में हमारी सराउंडिंग्स में टेम्परेचर हाई होगा तो स्वेटनिंग होगा, हमारी बॉडी से क्या होगा? स्वेटनिंग होगा। स्वेटनिंग में क्या होगा कि जब बॉडी पे हाई टेम्परेचर आके इफेक्ट करेगा तो स्वेट उसको कूल करेगा, कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हालांकि लीव्स में भी होता है, प्लांट में भी कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कैसे होता है प्लांट में अभी बताएंगे, पहले एनिमल का देख लेते हैं। जब हमारे सराउंडिंग में कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? सीवरिंग करती है। हमारी बॉडी क्या करती है? सीवरिंग करती है। सीवरिंग यानी बॉडी कांपती है, वाइब्रेट करते हैं हमारी मसल्स में फ्रिक्शन होता है, एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। या हम खुद जब कूदना, चलना, भागना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसा मतलब हम खुद करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, कुछ हमारी में मतलब क्या कहते हैं बिहेवियरल चेंजेज होते हैं। बिहेवियरल चेंजेज में हमारी क्लोज फिस्ट होने लगती है। उसके अलावा हम अपनी क्या करते हैं, एक तरह से वार्म क्लॉथ पहनना शुरू कर देते हैं। बॉडी को थोड़ी वार्म करने की कोशिश में या तो हम जॉगिंग करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, या फिर हीट मतलब आग के पास बैठ जाते हैं। ये सब बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। तो हमारे में थर्मोरेगुलेशन ऐसे हो जाता है। बर्ड्स में भी होता है, उनकी बॉडी की फेदर्स और विंग्स उनकी बॉडी के टेम्परेचर को रोकने का काम करते हैं कोल्ड की कंडीशन में। और जब उनको वार्म फील होता है तो वो बॉडी को, पंख को हल्का सा, बैठते भी हैं तो उठा के रखते हैं ताकि बॉडी में हवा लगती रहे। बर्ड्स को आप ध्यान देना, जब वो बैठेंगे गर्मी में तो हल्का सा अपने विंग्स को उठा के रखेंगे ताकि बॉडी में हल्की हवा लगती रहे। और कोल्ड जब होता है तो वो बॉडी को सिकोड़ के बैठते हैं। ये तमाम बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेज होता है। यूरीथर्मल, तो एस्टिनोथर्मल में क्या क्या आ जाएंगे? ऑल इनवर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा बताया था वर्टिब्रेट्स में पोलर बियर हो गए। इसके अलावा पिसीज, रेप्टिलिया और क्या कह सकते हैं, पिसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये तीनों होते हैं एस्टिनोथर्मल में आते हैं। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा लो में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एयर्स और मैमल यूरीथर्मल में आते हैं। हालांकि इसी को आप ये बोल सकते हैं, दो अलग कैटेगरी बना दिया गया है। एक बनाया गया है कोल्ड ब्लडेड और दूसरा बनाया गया है वार्म ब्लडेड। अब कोल्ड ब्लडेड में हालांकि एक चीज़ ध्यान रहे, ऑल कोल्ड ब्लडेड, ऑल वार्म ब्लडेड आर नॉट यूरीथर्मल, ऑल कोल्ड ब्लडेड आर नॉट एस्टिनोथर्मल, ये भी बोल सकते हैं। देखो कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड या इसी को बोलते हैं पोइकिलोथर्मल। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल। इनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में चेंज होते जाती है। दैट आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। द ऑर्गेनिज्म दैट कीप कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड। अब अगर देखा जाए तो पोलर बियर मैमल है, वार्म ब्लडेड में आता है, लेकिन वो एस्टिनोथर्मल है। क्लियर? उसी तरह से अगर देखा जाए यूरीथर्मल में हालांकि एब्स और मैमल से ही आते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यूरीथर्मल जो है वो हाँ सील भी आ सकती है। दूसरा सील भी क्या है? वार्म ब्लडेड में आएगी, लेकिन है क्या? एस्टिनोथर्मल। तो इस तरह से कंडीशंस आ जाते हैं। हाँ, इसकी भी बात हम कर सकते हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कैमल डेजर्ट के लिए एडेप्टेड हैं, इनको हम कोल्डर कंट्रीज में ले जाएं या कोल्डर रीजन में ले जाएं तो इन सर्वाइव नहीं कर सकते। दो रीजन है, एक तो बॉडी की फिजियोलॉजी देखा जाए तो इनकी एक्सट्रीमिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी है, नेक बहुत बड़े हैं, लिम्स बहुत बड़े हैं, तो इससे हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े तो हो सकता है वो उसको टॉलरेट ना कर पाए। जैसे पोलर बियर है, बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, या डॉग की भी वैरायटी है, जिस डॉग के शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, देखना वो समर सीजन में बहुत परेशान हो जाते हैं। रीज़न उनकी बॉडी मतलब जो बाल होते हैं, बड़े हेयर्स होते हैं, वो कोल्ड को रोकने के लिए होते हैं, गर्मी को रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। गर्मी उनकी बॉडी से रिलीज़ नहीं होगी, अब वो परेशान हो जाएंगे, टॉलरेट करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड दो हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। प्लांट को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। प्लांट की कौन कौन सी कैटेगरीज है? प्लांट की अगर बात करते हैं टेम्परेचर के आधार पे तो 4 कैटेगरीज है प्लांट की। कौन कौन से है प्लांट की कैटेगरी? चारों ये देखते हैं। वो प्लांट जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, या वो वेजिटेशन जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करती है, दैट टाइप ऑफ वेजिटेशंस आर कॉल्ड मेगाथर्म्स। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर प्लांट्स की, या ये कह लो
कि तो प्लांट की देखा जाए तो प्लांट में 4 कैटेगरीज है। एक है मेगाथर्म्स, दोज वेजिटेशन दैट ग्रोन इन हाई टेम्परेचर, क्या कहते हैं इसको, ग्रोन इन हाई टेम्परेचर। मेगाथर्म्स जो होगा वो क्या कहेंगे हम, वेजिटेशन ग्रोन इन हाई टेम्परेचर, ग्रोन इन हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल के रूप में कैक्टस हो गए, बबूल हो गए, और भी बहुत सारे श्रब्स होते हैं। ज़्यादातर ट्रीज तो कम है, ट्रीज में बबूल ही आएंगे, स्मॉलर ट्रीज में ज़्यादातर श्रब्स आती हैं। मेगाथर्म्स। दूसरी जो होती हैं वो जो मतलब मॉडरेट टेम्परेचर में, यहाँ पे जनरली 30+ टेम्परेचर सालों भर रहता है, उस तरह की वेजिटेशन ये होती है। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है सालों भर, दैट आर कॉल्ड मेगाथर्म्स। नेक्स्ट जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं मीजोथर्म्स, वेजिटेशन ग्रोन इन मॉडरेट टेम्परेचर 10 to 30 डिग्री सेल्सियस, वेजिटेशन ग्रोन इन मॉडरेट टेम्परेचर, दैट आर कॉल्ड मेगाथर्म्स। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो जाते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हो जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनको बोलते हैं हम मीजोथर्म्स। क्लियर। इसके बाद थर्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स। एक है मेगाथर्म्स, दूसरा है मीजोथर्म्स, थर्ड है माइक्रोथर्म्स। वेजिटेशन ग्रोन इन लो टेम्परेचर, इसमें जनरली कोनिफर फॉरेस्ट आ जाते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट आ जाते हैं। वेजिटेशन ग्रोन इन लो टेम्परेचर, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके कोनिफेरस फॉरेस्ट, याद रखिएगा कोनिफर फॉरेस्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वन इज हेकिस्टोथर्म, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज हेकिस्टोथर्म, हेकिस्टोथर्म्स। हेकिस्टो का मतलब ही होता है एक्सट्रीम लो, थर्म्स वेजिटेशन ग्रोन इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, टुंड्रा रीजन, या ये कह लो कि हाँ मतलब क्या कहते हैं उसमें, पोलर रीजन में। जैसे आपने सुना होगा जो टुंड्रा की वेजिटेशन है जहाँ पे लाइकेन, मॉस, यही सब सर्वाइव करते हैं। ग्रीनलैंड एरिया हो गया, ये सब हेकिस्टोथर्म्स में आते हैं। वेजिटेशन ग्रोन इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वेजिटेशन ग्रोन इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, वेजिटेशन ग्रोन इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल बता दिया अभी हमने कि इसमें जनरली लाइकेन एंड मॉस आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वेजिटेशन की इतनी कंडीशंस होती है या इतनी कैटेगरी होती है। फिर से बता दूं, मेगाथर्म्स में आ जाएंगे डेजर्ट रीजन की वेजिटेशन, मीजोथर्म्स में प्लेन एरिया के वेजिटेशन जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएंगे, ये सब मीजोथर्म्स में आते हैं। माइक्रोथर्म्स लो टेम्परेचर में आ जाएंगे, कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफर के फॉरेस्ट होते हैं जिसको हम अगर देखा जाए ना टुंड्रा में तो सॉरी बायोम में, तो यहाँ डेजर्ट बायोम होंगे। इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसमें आ जाएंगे चैपेरल कोनिफर फॉरेस्ट आ जाएंगे। इसके अलावा हेकिस्टोथर्म्स में जो होगा वो टुंड्रा रीजन की वेजिटेशन आ जाएगा, टुंड्रा और टाइगा जिसको कह सकते हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो ये 4 तरह की वेजिटेशन पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज हाउ टेम्परेचर इफेक्ट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेम्परेचर किस मतलब कंडीशंस को किस कंडीशन से या कोर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, किस कंडीशन को ये मतलब अफेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये बोला भी जाता है कि टेम्परेचर सबसे पहले जो हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट हो या एनिमल हो। अच्छा, प्लांट की एक चीज़ बता दें, प्लांट में भी थोड़े मोड़े चेंजेज आते हैं। प्लांट में चेंजेज ये आते हैं
मैंने बताया था शुरू में ही कि टेम्परेचर इज़ मतलब मोस्ट रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। प्लांट में भी ये देखा जाता है कि जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट की लीव्स सारे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, लीव्स हल्की सी कर्ली श्रिंक हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन रेट बंद या रिड्यूस हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपिरेशन रेट एकदम कम हो जाता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है ट्रांसपिरेशन का रेट धीरे धीरे, इवेपोरेशन तेज होने लगता है, स्टोमेटा ज़्यादा ओपन हो जाती है। बहुत लो टेम्परेचर होने लगता है, उस कंडीशन में भी फिर ट्रांसपिरेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर में अगर स्टोमेटा खुला रह गया उस कंडीशन में भी अंदर के मेसोफिल सेल्स डैमेज हो सकती है, तो उसमें भी स्टोमेटा बंद रहते हैं। बहुत एक्सट्रीम लो कंडीशन में भी स्टोमेटा ओपन नहीं हो सकते हैं। तो प्लांट की भी फिजियोलॉजी होती है। प्लांट में भी देखा जाए तो लीव्स जो होती है, लीव्स में लेटरल वेनेशन जो होते हैं उसमें हरदम पानी का फ्लो तेज़ी से रहता है, तेज होता है समर सीजन में, ताकि कूलिंग बना रहे इसमें। अदरवाइज सेल्स हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, फिर उनके मेसोफिल सेल्स डेड होने लगेंगे। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी की, वो करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म अगर देखा जाए हमारी भी बॉडी से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब समर हो जाता है तो हमारे बॉडी में देखना डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा हमें पानी पीने की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। विंटर सीजन में भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है, नॉर्मल रहता है तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सही रहती है। हर एनिमल हो या प्लांट हो, सबकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेम्परेचर इफेक्ट करता है, चाहे वो लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, ये कंडीशन होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद से देखा जाए तो ग्रोथ है। वैसे अगर मेटाबॉलिज्म से भी बेटर अगर देखा जाए तो ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, ग्रोथ को भी करता है। एग्जाम्पल अगर देखें हम, ग्रोथ के लिए भी कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो कई ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टेम्परेचर उनकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने का सीधा अर्थ ये होता है कि उनकी बॉडी के हार्मोनल्स, एंजाइमेटिक कई सारे एक्शंस होते हैं जो इम्पैक्ट होते हैं। हाँ, तो ग्रोथ पे कई सारे हो जाते हैं, उनकी बॉडी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इफेक्ट होती है। कई ऐसे एनिमल है, जैसे हम अगर बात करें ओयस्टर की बात करें तो ओयस्टर अगर उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिले तो मात्र 1.5 सेंटीमीटर का होता है, 1.5 सेंटीमीटर का होता है, mm का, सॉरी cm 1.5 mm का होता है। लेकिन अगर इसी को 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाए तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 mm का हो जाता है। ये होता है कितना पे, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे, और यही 10 mm हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरह से मैकेरल है। मैकेरल जो होता है इसमें इसकी जो मतलब क्या कहते हैं, इसकी इनक्यूबेशन पीरियड, हैचिंग जो होता है, वो हैचिंग 207 आवर्स लेता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, और वही 5 आवर्स लेता है 21 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रोथ इम्पैक्ट हो रहे हैं कई ऐसे मेटाबॉलिज्म। प्लांट में भी ले लेते हैं। बहुत अगर हाई टेम्परेचर है तो प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो स्लो होता है, बहुत लो टेम्परेचर होगा फिर भी स्लो होगा। मॉडरेट टेम्परेचर में प्लांट का ग्रोथ बहुत लग्जरियंट होगा, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। कई प्लांट देखना शैडो रीजन में तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत ब्राइट लाइट है तो ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो ये एक तरह से, चूँकि ब्राइट लाइट रहेगी टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर में उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये ग्रोथ होता है दूसरा। तो फर्स्ट हो गया मेटाबॉलिज्म, सेकंड हो गया ग्रोथ, थर्ड अगर बात करें तो सेक्स रेशियो। कई एनिमल हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग में उनकी सेक्स रेशियो चेंज होती है। आपने नाम सुना होगा रेप्टाइल्स में, थर्ड जो है वो है सेक्स रेशियो। आपने सुना होगा रेप्टाइल्स में कई ऐसी रेप्टाइल्स हैं जो हाई टेम्परेचर लीड्स टू मेलनेस, लो टेम्परेचर लीड्स टू फीमेलनेस, मॉडरेट टेम्परेचर इक्वल अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल। जैसे अगर 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसमें टेम्परेचर मिले तो मेल बनेंगे, 28 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर मिले तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। और अगर 28 से 33 डिग्री सेल्सियस मिले तो इक्वल अमाउंट में बोथ मेल एंड फीमेल बनेंगे। तो टेम्परेचर जो होता है वो सेक्स को भी डिटरमाइन करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के अलावा सेक्स रेशियो को भी टेम्परेचर जो है वो इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन जो है वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन तो ये तो भली बात ही जानते होंगे, जो
हमारे में ही है, जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं उनकी स्किन में मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनकी स्किन कलर डार्क हो जाती है। तो थर्ड फोर्थ जो है नेक्स्ट वन जो है वो है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन अपने में ही देख ले, साउथ में ज़्यादातर डल कलर के इसलिए लोग मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होती है। नॉर्थ इंडियन को रख दिया जाए, दे कांट सर्वाइव, वो आकर के यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, हम वहाँ जाकर के साउथ में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इतना हाई टेम्परेचर होता है वहाँ का। वेस्ट इंडीज़ को देख लो, वेस्ट इंडीज़ में भी वही है, टेम्परेचर हाई होने के कारण डल कलर के या मतलब उनके स्किन में मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। एक चीज़ वन थिंग रिमेंबर्ड, जिसमें मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है उनकी ये स्किन मोर मतलब रेजिस्टेंट होती है देन दोज दैट हैव लेस अमाउंट ऑफ मेलानिन। जिनमें मेलानिन का अमाउंट कम होता है उनकी स्किन रेजिस्टेंट कम होती है। अगर उनको ब्राइट लाइट में ले जाया जाए दे कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट टॉलरेट। जिनके स्किन में मेलानिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है दैट कैन सर्वाइव। तो ये कंडीशंस होती है पिगमेंटेशन। जहाँ भी पिगमेंटेशन डल कलर अगर स्किन का कलर है तो इट मीन्स दे कैन सर्वाइव, ही और सी कैन सर्वाइव इन ब्राइट लाइट। उनमें स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा है। फ्रॉग में भी होता है, फ्रॉग में जब वो हाइबरनेशन एस्टिवेशन में चला जाता है तो उसकी स्किन में देखोगे तो पिगमेंटेशन कम हो जाता है, जिसके कारण वो पीले हो जाते हैं। अब ऐसे भी देख लो, रसियन को देख लो, इसलिए उनके फेयर स्किन कलर होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये टेम्परेचर जो होता है वो स्किन पिगमेंटेशन को डिटरमाइन करता है। तो मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, पिगमेंटेशन। इसके बाद देखा जाए तो बिहेवियर को भी चेंज करता है टेम्परेचर, बिहेवियर को भी टेम्परेचर चेंज करता है। अब बिहेवियर में क्या क्या चेंजेज हो सकती है? बिहेवियरल चेंजेज में ये हो सकता है कि हमारे में अगर टेम्परेचर होता है तो स्वेटनिंग होना शुरू हो जाती है, कम क्लॉथ हम हमारी बॉडी जो है खुली खुली रहती है। विंटर अगर टेम्परेचर लो जाए तो बॉडी सिकुड़ी हुई रहती है। हमारे ही नहीं, कोई एनिमल, डॉग्स को देख लो, विंटर सीजन में सिकुड़े रहते हैं, वो कांपते रहते हैं। समर सीजन में नॉर्मली बॉडी रिलैक्स कंडीशन में रहती है। तो हमारी बिहेवियर भी टेम्परेचर चेंज कर देता है। तो इस तरह से मेन जो है वो मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, सेक्स रेशियो हो गए, बिहेवियर हो गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे मतलब टेम्परेचर जो है वो मॉर्फोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्पैक्ट करता है। मॉर्फोलॉजी ये इम्पैक्ट होगा, मॉर्फोलॉजी, और नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करता है। मॉर्फोलॉजी बताया भी था मैंने, अगर जो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म, या ये कह लो कि जो कोल्डर कंट्रीज में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, उनकी अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो बॉडी साइज काफ़ी ह्यूज होती है, लेकिन हाथ पैर लिम्स छोटे होते हैं, एक्सट्रीमिटीज छोटी होती है। मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई। जो हाई टेम्परेचर में पाए जाने वाले एनिमल हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज बड़ी बड़ी होती है, लिम्स बड़े होते हैं, जैसे कैमल हो गए, जिराफ हो गए। तो ये मॉर्फोलॉजी को टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने, जैसे साइबेरियन के वहाँ से माइग्रेट होकर के इधर चले आते हैं कोल्ड विंटर सीजन में, फिर यहाँ जब समर शुरू होता है उसके पहले वो माइग्रेट करके चले जाते हैं यहाँ से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माइग्रेशन हो गया या फिर पर्टिकुलर एडेप्टेशन हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं टेम्परेचर के अबाउट में। तो ये है टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है वो है वाटर। वाटर को भी आइए देख लेते हैं, वाटर किस तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे फिजियोलॉजी को। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट है वो है वाटर। बिकॉज एक्चुअल में आपने सुना भी होगा, या बिग बैंग हाइपोथेसिस ये कहते भी है, इसको मिलर ने लैब में प्रूव भी किया था कि लाइफ की शुरुआत, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ जो बनी थी इस अर्थ पे वो कहाँ बनी थी? पानी में बनी थी। तो ये बोला जाता है कि नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज मोस्ट रेलिवेंट, सेकेंड मोस्ट रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इन फैक्ट एज यू नो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। इन एब्सेंस ऑफ वाटर आवर प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट रिगेन लाइफ। ये बोला भी जाता है कि अगर कोई सेल है,
अमीबा हो गया, अगर हम अमीबा को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो इसमें से एक्सोओस्मोसिस हो जाएगा और ये प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, और प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स सर्वाइव नहीं करती। रीजन, इसकी बॉडी से पानी रिमूव हो गया। हम लोगों में भी सुना होगा कि लू लग गई का मतलब क्या हुआ, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, बॉडी से पानी इतना ज़्यादा रिलीज हो गया कि बॉडी सर्वाइव करना मुश्किल हो गई, बॉडी का सर्वाइवल बंद हो गया, ख़त्म हो गया। पानी के बिना ये बोला भी जाता है कि इस अर्थ पे कहीं भी मून पे लाइफ इसलिए नहीं है क्योंकि पानी नहीं है। आज पानी इसलिए ढूंढा जा रहा है कि अगर वाटर मिल गया, सोर्स मिल गया, तो हम वहाँ ले जाकर के लाइकेन को ग्रो करा देंगे। वो लाइकेन धीरे धीरे डेवलप होगा तो मॉस डेवलप होंगे, मॉस के साथ साथ एनुअल हर्ब और श्रब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, फिर पेरिनियल, फिर ट्रीज, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप एनिमल लाइफ सर्वाइव होना शुरू हो जाएगा। मॉस के साथ ही एनिमल लाइफ सर्वाइव होना शुरू हो जाएगा, लाइकेन के साथ ही सर्वाइवल शुरू हो जाएगा। तो रीज़न यही होता है कि लाइफ का जो लिविंग मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म तभी सर्वाइव करता है जब इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली, आपने पढ़ा होगा कि हमारे प्रोटोप्लाज्म का अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% जो पार्ट होता है वो क्या रहेगा, वाटर, एक मिनट, हमारी बॉडी का होता है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म का नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म में 60-40 रेशियो होता है, 60% तो उसके बाकी ग्रेडियंट होते हैं और 40% 60-40 होता है उसमें। हमारी बॉडी का देखते हैं, हमारी बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें बॉडी का 70 to 75% पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। यानी हमारी बॉडी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे आपने सुना होगा कंगारू रैट, बोलते हैं कि वो पानी लाइफ में पीता ही नहीं है, फिर हाउ कैन ही सर्वाइव। बताया भी था मैंने इस चीज़ को कि उसकी बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और जब फैट ऑक्सीडाइज होता है तो कोई फैट ऑक्सीडाइज हो चाहे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो, उसमें वाटर जरूर निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। जैसे हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है C6H12O6, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, 6O2 के प्रेजेंस में, तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा क्या, 6CO2 और प्लस 6H2O। तो ये जो H2O निकल रहा है प्लस एनर्जी, ये हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। वैसे ही कंगारू रैट की बॉडी में फैट ऑक्सीडाइज होता है जो उसकी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो ये कंडीशंस होती है, लेकिन बिना पानी का लाइफ प्रोटोप्लाज्म ही नहीं बन सकता है। लाइफ कहाँ से सर्वाइव करेगी, लिविंग मैटर ही नहीं बन पाएगा तो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ के सर्वाइवल के लिए वाटर एसेंशियल है या पानी का रहना ज़रूरी है। अब देखा जाए इसी आधार पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाटर या वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है। अगर देखा जाए वैसे तो दो तरह के एक्वेटिक एनिमल होते हैं। वैसे अगर पानी की सर्वाइवल देखा जाए तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी देखोगे तो कुछ जीरोफिटिक होते हैं जो लेस अमाउंट ऑफ वाटर में सर्वाइव करते हैं, कुछ मीजोफाइटिक होते हैं जो मॉडरेट वाटर में सर्वाइव करते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो एक्सेसिव वाटर में सर्वाइव करते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स जब देखेंगे या मतलब जो एनिमल्स, एक हाइड्रोपोनिक्स भी होता है, पानी में ही प्लांट को ग्रो कराया जाता है, तो उसमें भी दो मिल जाएंगे। जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है या एक्वेटिक लाइफ है उसमें भी दो मिल जाएंगे। एक मिलेंगे एस्टिनोहेलाइन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। एस्टिनोहेलाइन में क्या आएंगे, टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। इनकी टॉलरेंस क्या होता है, एकदम नैरो रेंज होता है। मतलब अगर क्या कहते हैं उसमें मैरीन है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैरीन में ही रहेगा। अगर फ्रेश वाटर है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्रेश वाटर का मैरीन वाटर में कैटाड्रोमस, मैरीन वाटर का फ्रेश वाटर में ट्रांसफ़र होता है, उसको एनाड्रोमस बोलते हैं। यूरीहेलाइन उसको अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं, यूरीहेलाइन। तो यूरीहेलाइन में वो दोनों आ जाएंगे,
कैटाड्रोमस एनाड्रोमस, क्योंकि कुछ जो मैरीन वाटर होती हैं फिश वो माइग्रेट होकर के आ जाती हैं फ्रेश वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर फिश होती है वो माइग्रेट होकर चली जाती है मैरीन वाटर में। इनको तो हम बोलेंगे यूरीहेलाइन, क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर रहे हैं, फ्रेश में भी रह जा रहे हैं मैरीन में भी। लेकिन जो प्योरली फ्रेश वाटर है वो मैरीन में नहीं जा सकते, जो प्योरली मैरीन वाटर है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ओस्मोलरिटी का प्रॉब्लम होता है। बताया भी था मैंने कि जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं उनकी बॉडी में, फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं इनकी बॉडी में साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है, और जो मैरीन वाटर फिशेज होती हैं इनकी बॉडी में साल्ट का कंसंट्रेशन हाई रहता है। अब होगा क्या कि जिसकी बॉडी में, जैसे यहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, इसकी बॉडी में साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अब क्या करें हमने, अगर बाय द वे फ्रेश वाटर को मैरीन वाटर में और मैरीन वाटर को फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर दिया, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन इफ मैरीन वाटर फिश माइग्रेट टू अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम। अगर मैरीन वाटर फिश को फ्रेश वाटर एक्वेरियम में हम ट्रांसफ़र कर दें तो क्या होगा। हमने तो एक्वेरियम में फ्रेश वाटर रख रखा है, वो वाटर जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन लेस है वो हाइपोटोनिक की तरह बिहेव करेगा, और जो फिश है उसकी बॉडी में साल्ट का कंसंट्रेशन हाई है वो हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगा। उनकी बॉडी में इंडोस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। इंडोस्मोसिस का कारण क्या हो जाएगा, वो फिश स्वेलिंग होगी, फिर डेथ हो सकती है। अगर ये मान लो सपोज दैट कोई फिश है और हमने इसको लेकर के क्या कर दिया, यहाँ पे मैरीन वाटर फिश है और ये फ्रेश वाटर है, अगर मान लो ये, अब यहाँ पे ये कैसे बिहेव करेगा, इस साल्ट ये जो होगा वो हाइपोटोनिक की तरह बिहेव करेगा, और फिश की बॉडी जो होगी वो कैसे बिहेव करेगी, हाइपरटोनिक की तरह बिहेव करेगी। ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, इंडो ओस्मोसिस होने लगेगा, इसकी बॉडी में पानी भर जाएगा, स्वेल होने लगेगी। उल्टा कर लो, उल्टे में ये हो गया कि जो मैरीन फ्रेश वाटर फिश है उसको मैरीन वाटर में माइग्रेट कर दें, तो उल्टा यही होगा कि फ्रेश वाटर फिश की बॉडी में साल्ट का कंसंट्रेशन लो है, यानी बॉडी इसकी हाइपोटोनिक की तरह बिहेव करेगी, और जो मैरीन वाटर एक्वेरियम है या मैरीन वाटर जो है वो हाइपरटोनिक होगा, उसकी बॉडी से क्या होने लगेगा, एक्जोस्मोसिस होने लगेगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो इस आधार पर मतलब क्या कहते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो दो तरह की हो जाती है, एस्टिनोहेलाइन और यूरीहेलाइन। अदरवाइज अगर देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो हो जाते हैं। टेरेस्ट्रियल में दो हो जाते हैं, मीजोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, एज यू नो। जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। जीरोफाइट सर्वाइव इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मीजोफाइट सर्वाइव इन नॉट एबंडेंस बट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हाइड्रोफाइट सर्वाइव इन एबंडेंस ऑफ वाटर। उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी वैसी चेंजेज होती है। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, बताया भी था, उनके रूट्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से पानी एब्जॉर्ब होता है। उसमें जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, उनके लीफ जो वाटर के कंटेक्ट में रहते हैं, लिली जैसे हो गए, लोटस, तो अपर उनमें लीफ जो होती है उसमें एपीएस्टोमेटिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इवेपोरेट करते रहती है। दूसरा ये होता है कि बॉडी के ऊपर उनमें म्यूसिलेज की कोट होती है, जो पानी को बहुत ज़्यादा अंदर जाने नहीं देता या पानी में प्लांट को डिजॉल्व होने से बचाता है, गलने से बचाता है। लीफ के ऊपर भी वैक्सी कोट होता है जो पानी से उसके लीफ को बचाने का काम करता है। मैंगो लीफ पानी में रख दे सड़ जाएगा, लोटस का लीफ नहीं सड़ता, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वैक्सी कोट है। तो ये कई सारी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेज होती है जो उसको बचाती है। तो ये दो हो गए एबायोटिक फैक्टर, एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया वाटर। नेक्स्ट है वो है लाइट और सॉइल, उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।